यह जस्ट क्रैकेट की सीरीज क्वेश्चन का डायसेक्शन का पार्ट 2 और इस सीरीज के अंदर हम यूपीएससी के इस साल यानी 2023 में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस का करेंगे डायसेक्शन। पहले पार्ट में हमने करा था 10 क्वेश्चंस का डायसेक्शन। वो क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछे गए थे और किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में आए हुए क्वेश्चंस से पता चलता है कि किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का डायसेक्शन और आइडेंटिफाई करेंगे कुछ टॉपिक्स जिनमें से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक। तो वाले आगे के और एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत काम में आने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द 11th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। टू क्रिएट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू पीपल, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्रपोज किया है यूनाइटेड नेशन को 2023 ईयर जो है हमारा उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स मतलब बाजरा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 2023 को किस ईयर का नाम दिया गया है या उसको क्या डिक्लेयर किया गया यूएन के द्वारा। तो वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। दिस इज वन क्वेश्चन। देन नेक्स्ट फैक्ट इज the proposal of India was supported by 72 countries and UNGA और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया 2021 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किस दिन इसको डिक्लेयर किया गया? तो 5 मार्च 2021, यानी ये पिछले साल का करंट अफेयर्स है बट इस साल भी पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स आप इसको भी याद रखेंगे कि किस दिन इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके बाद बजट अनाउंसमेंट हुआ जब 2022 का, तो उसके अंदर क्या बोला गया देखो इन्वर्टेड कॉमास में है 2023 हैज बीन अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, यानी पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन को एनहेंस किया जाएगा और मिलेट प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाएगी बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मूव्ड अ रेजोल्यूशन यूएन जनरल असेंबली में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए, है ना। फॉर द फॉलोइंग रीजंस, क्या रीजंस रहे कि सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, इनहेंसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो ये एज इट इज देखो, एज इट इज जो अनाउंसमेंट हुई थी उसी में से ये क्वेश्चन बना है। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांडिंग मिलेट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। ये तीनों अनाउंसमेंट हमने यहाँ पे देख ली थी, राइट। तो इसका मतलब both the statements are correct. Answer should be C. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखते हैं। बहुजन हिताया बहुजन सुखाया, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मैनी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनी, मतलब सबकी खुशी के लिए और सबके वेलफेयर के लिए। तो ये जो सेइंग है, जो एफोरिज्म है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अ शॉर्ट फ्रेज। ठीक है, ये जो सेइंग है वो कहाँ से ली गई है? वो ऋग्वेद से ली गई है, संस्कृत के। ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये जो सेइंग है ये कहाँ से ली गई है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, दिस एफोरिज्म इज द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, एंड इट्स एम्बलम डिपिक्ट द मोटो। तो ये देखो एम्बलम है ऑल इंडिया रेडियो का और इसके अंदर साइड में लिखा हुआ है यही वाला फ्रेज, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, राइट। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज कि ये जो मोटो है वो किसका मोटो है? तो अभी हमने देख लिया कि ये मोटो जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का मोटो है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासेनार एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस एग्रीमेंट? इट इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड है। इसके 42 मेंबर्स है इस एग्रीमेंट के, और इस एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व क्या है, किस तरीके का एग्रीमेंट है ये? तो ये जो 42 मेंबर्स हैं ये दे विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे आपस में? दीज 42 मेंबर्स। पहली बात तो इस एग्रीमेंट में कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट कि जो एग्रीमेंट है वो रिलेटेड किससे है? तो ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट, ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसका सेक्रेटेरिएट है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना।
और अब ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली 26 एनुअल प्लेनरी बोले तो मीटिंग हुई थी इस एग्रीमेंट की, जो कि वियना में हुई थी और जिसके अंदर इंडिया विल ऑफिशियली एज्यूम चेयरमैनशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2023। दैट मीन्स इंडिया जो है वो उसकी चेयरमैनशिप, इस एग्रीमेंट की चेयरमैनशिप जो है वो एज्यूम कर चुका है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो अग्रीमेंट है इसके बारे में हमें बताना है। इज इट एन एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज विच सब्सक्राइब टू आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स? तो यस, पहली बात तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, तो यस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है। दूसरी चीज आर्म्स की बात कर रहे हैं ये, तो वेपन्स यहाँ पर भी है। कन्वेंशनल वेपन्स के ट्रांसफर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा रहा है 42 मेंबर्स के बीच में इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो क्या है हमारे पास, डूइंग बिजनेस 2020। एंड व्हाट इज दिस डूइंग बिजनेस 2020? इज एन एनुअल स्टडी विच इन्वेस्टिगेट्स कि कौन से रेगुलेशंस बिजनेस एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं और कौन से रेगुलेशंस बिजनेस एक्टिविटीज को कंस्ट्रेन करते हैं। तो कौन सी कंट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है, इस तरीके की ये एनुअल स्टडी है। तो ये स्टडी किस बेस पर की जाती है? ये स्टडी जो है वो 12 एरियाज पर बेस की जाती है, कि 12 एरियाज हैं जिनके ऊपर बेस ये स्टडी की जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो 12 एरियाज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना मुश्किल है या कितना ईजी है किसी भी कंट्री के अंदर। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन एंड परमिट, जब बिजनेस शुरू करोगे तो कंस्ट्रक्शन परमिट भी लेने होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी कितनी है, जो आप प्रॉपर्टी पे बिजनेस करोगे उसका रजिस्ट्रेशन कितना ईजी कितना मुश्किल है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के क्या ऑप्शन है आपके पास, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई है, पेइंग टैक्सेस, देन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कैसा है, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा 11th और 12th वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कितना इजी कितना मुश्किल है। लास्ट के जो दो है वो बोर्ड में मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये लेटेस्ट में ऐड हुए हैं, इससे पहले केवल 10 एरियाज थे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से दो एरियाज जो है वो बाद में ऐड हुए हैं, तो दैट आर एम्प्लॉइंग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट। और इसके अलावा यू हैव टू बी फेमिलियर विद ऑल दीज 12 एरियाज, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा वाला एरिया डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स में नहीं है। ठीक है, तो गेटिंग क्रेडिट ये तो हमने पढ़ा है कि भाई क्रेडिट मिलना कितना इजी कितना मुश्किल है, पेइंग टैक्सेस हमने पढ़ लिया, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया। तो प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसा तो कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना, उन 12 एरियाज के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था, तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, सी। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है एनवायरनमेंट में, यानी कि जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज, जो लैंड वाटर वेजिटेशन बिल्डिंग मटेरियल्स मिनरल्स रॉ मटेरियल्स वगैरह, इन सब पे डिपेंडेंट होती हैं ऐसी एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, हंटिंग गैदरिंग पेस्टोरल एक्टिविटीज। पेस्टोरल एक्टिविटीज मतलब जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है कैटल वगैरह की, तो दैट आर पेस्टोरल एक्टिविटीज। फिशिंग फॉरेस्ट्री माइनिंग क्वेरिंग। तो ये जो क्वेरिंग है इसका मैंने मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया है, टू डिग स्टोन या सैंड आउट ऑफ द ग्राउंड। तो एक तरीके से माइनिंग से रिलेटेड ही एक्टिविटी है क्वेरिंग भी। तो ये सारी एक्टिविटीज है प्राइमरी एक्टिविटीज, और जो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर पीपल एंगेज होते हैं उनको कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती है जिसके अंदर की इन एक्टिविटीज के आगे उनको हम वैल्यू एडिशन करते हैं उसके अंदर। तो यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे जो सीधे सीधे डिपेंडेंट हुई वो तो प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर उसके बाद जब हमने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन किया है और उनको किसी नए रॉ मटेरियल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यानी उन रॉ मटेरियल्स को नई चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसका मतलब हम किस प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज आती हैं वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, और इसके अंदर एंगेज लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तीसरी है टर्सरी एक्टिविटीज, जिसके अंदर बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इसके अंदर प्रोडक्शन किस चीज का होता है, देखो कोई चीज बना नहीं रहे हैं बट सर्विसेज का क्रिएशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो सर्विसेज कंज्यूम की जाती है, जैसे टीचिंग, टीचिंग इज ऑल्सो सर्विस। तो क्योंकि टीचिंग के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस। तो
टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर आती है सर्विसेज, और दूसरा एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर आ जाता है आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व। नेक्स्ट, टर्शरी जॉब्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दी गई हैं, पब्लिक एडमिन, फाइनेंशियल सर्विसेज और माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसके अंदर से टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज फॉल करती हैं। तो भाई माइनिंग और क्वेरिंग तो अभी हमने देखा कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। और पब्लिक एडमिन और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो दीज आर टर्शरी सर्विसेज। सो आंसर शुड बी 1 and 2 यानी कि डी। देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में है, जो कि एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूएन की, जिसके अंदर की 190 कंट्रीज हैं और जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बेसिक लर्निंग का क्वेश्चन है, तो ये तो लर्न करने वाले क्वेश्चन बनेगा। भाई यूपीएससी ने पूछा तो लर्न तो करना ही है। तो क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने इट हैज रेज्ड इट्स प्रोजेक्शन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन 21-22। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो कितने परसेंट से रेज किया है आईएमएफ ने, और इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है इसका ए 11.3%। ठीक है, तो ये बेसिक रेटिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यू शुड लर्न इट बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आईएमएफ के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जरूर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, कुछ मैंने न्यूज की कटिंग लगाई है यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है या नहीं। तो पहली न्यूज है किसके बारे में, फोर्ड के बारे में, जिसने कि इंडिया के अंदर व्हीकल्स को बनाना रोक दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो लॉस में जा रही थी। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। जो कंपटीशन कमीशन है, इट गिव्स कंडीशनल अप्रूवल टू सोनी जी मर्जर डील, यानी कि मर्जर हो रहा है सोनी और जी का, और उसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तीसरी देखो, इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी ऑफ मालविका हेगड़े एंड हाउ शी रिवाइव द डेट रिडन कैफे कॉफी डे। किसके बारे में है, मालविका हेगड़े के बारे में है, कि उन्होंने कैसे द डेट रिडन कैफे कॉफी डे को रिवाइव किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फोर्ड इंडिया विल स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स इन इंडिया। तो यस और नो, यस, बट विल रिटेन द इंजन मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस बिजनेस एज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इट्स इंडिया ऑपरेशन। ठीक है, तो बिकॉज कंपनी लॉस में जा रही थी तो इसलिए व्हीकल्स बनाने बंद कर दिए फोर्ड ने इंडिया के अंदर। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, जी एंटरटेनमेंट जो है, इट अनाउंसेस अ मर्जर विद सोनी, यस और नो। देखो भाई सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन थी हमने यही की थी कि भाई सोनी और जी का मर्जर हो रहा है, तो इट हैज गिवन कंडीशनल अप्रूवल भी, तो इसलिए सेकंड भी ठीक है। थर्ड वाला देखो, यशोदा हेगड़े इज द न्यू सीईओ ऑफ कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो अभी हमने देखा भाई कैफे कॉफी डे को किसने रिवाइव किया है, मालविका हेगड़े ने। तो दैट मीन्स यशोदा हेगड़े तो नहीं होगी सीईओ। तो आंसर है 3 इज रॉन्ग, यशोदा हेगड़े की जगह पे मालविका। दैट मीन्स हमें बताना क्या है इसके अंदर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड इज इनकरेक्ट। आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हैं, लेट अस सी। ये किसकी पिक्चर है, जो फर्स्ट पिक्चर है, ही इज अख्तार अली एंड ही हैज पास्ड अवे। अब ये किससे रिलेटेड थे, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, वो किस फील्ड से है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अख्तार अली पासिस अवे, कौन है ये, इंडियन टेनिस लेजेंड। ठीक है, टेनिस खेलते थे ये, तो इंडियन टेनिस लेजेंड है ये। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या पेस्ट किया है, ये भी टेनिस से रिलेटेड पिक्चर है, और इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है इंडियन डेविस कप। इसका मतलब जो डेविस कप होता है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो है टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथर एंड जर्नलिस्ट अनिल ढेरकर पासिस अवे। तो ये जो फेमस पर्सनालिटी है अनिल ढेरकर, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ही वाज द जर्नलिस्ट, ऑथर एंड जर्नलिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, सुमित्रा भावे, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, शी वॉज अ फिल्म मेकर। ठीक है, तो सुमित्रा भावे कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, शी वॉज अ फिल्म मेकर। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर वी शांता, अ मदर टेरेसा टू कैंसर पेशेंट्स,
शी ऑल्सो पास अवे इन 2021। तो इनको क्या कहा, द हिंदू की हेडलाइन है ये कि शी हैज बीन अ मदर टेरेसा टू कैंसर पेशेंट्स। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई पेयरिंग ठीक से लगानी है, हमें इनको मैच करना है। तो वी शांता, अभी हमने देखा कि शी वॉज अ मदर टेरेसा टू कैंसर पेशेंट, तो दैट मीन्स इसके अंदर से शी वॉज अ रिनाउंड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट का तो 4 हो गया। देन अख्तार अली, देखो ही वॉज अ प्लेयर ऑफ टेनिस, तो इसके अंदर से टेनिस कहाँ मिलेगा, डेविस कोच, सॉरी डेविस कप, है ना। तो डेविस कप क्योंकि टेनिस से रिलेटेड है, तो भाई क्यू का तो 2 हो गया। नेक्स्ट इज अनिल धारकर, अभी हमने देखा ही वॉज ऑथर एंड जर्नलिस्ट, तो दैट मीन्स आर का 3। तो जो नेक्स्ट बचा सुमित्रा भावे, हमने देखा कि शी वॉज रिनाउंड फिल्म मेकर, तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका दिस वन। तो इसके अंदर से कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है, वो तो पी से ही पता चल गया था कि पी का जो आंसर 4 आ रहा था, तो वो तो सिर्फ ए ही ऑप्शन में है। बट स्टिल यू हैव टू प्रोसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी फेमस पर्सनैलिटीज का पता होना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो आंसर शुड ए। एसडीजी इंडेक्स ऑन हंगर इंडिया 2021, एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उन गोल्स के जो जीरो हंगर कंपोनेंट है उसकी रेंज बताई है, उसका जो इंडेक्स स्कोर है उस इंडेक्स स्कोर की रेंज कितनी है, 97, यानी जिसने टॉप किया वो 97 और जिसने सबसे लोएस्ट परफॉर्म किया वो 19, ठीक। तो इस वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी कि जीरो हंगर वाले कंपोनेंट जो कि एसडीजी का कंपोनेंट है, उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 97 और स्टेट्स के अंदर केरला ने टॉप करा है और उनका स्कोर है 80। तो यू हैव टू मेमोराइज द स्कोर्स, you have to memorize the range and then you have to memorize the UT and state जिन्होंने भी टॉप स्कोर किया है। तो क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया विच हैव बीन रैंक्ड फर्स्ट एज जीरो हंगर एज पर एसडीजी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि स्टेट कौन सी है, केरला, एंड यूटी कौन सी है, चंडीगढ़। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कुछ पिक्चर्स आपके पास मैंने पेस्ट किए हैं, तो ये किनकी फोटोज हैं देखते हैं। सबसे पहली फोटो, शी इज मेघा राजगोपालन, इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट, शी इज जर्नलिस्ट, और इनको क्या मिला है, शी हैज वन यूएस टॉप जर्नलिज्म अवार्ड पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज मिला इनको फॉर इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। इन्होंने इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दी है हार्नेसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिससे कि चाइना के अंदर जो डिटेंशन किया जा रहा था मुस्लिम्स का, उसको एक्सपोज किया है, ठीक है। तो मेघा राजगोपालन, शी इज मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट फोटो देखो किसकी है, शी इज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। बस इतना ही काफी है, इतना इसलिए काफी है क्योंकि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई कि जो बेला एम त्रिवेदी है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो शी इज जस्टिस, जज है वो। नेक्स्ट फोटो से पता लगा सकते हो कि डेलिशा डेविस ये कौन है, ठीक है। देखो ये ड्राइवर की सीट से बाहर निकल रही है, तो शी मस्ट बी ड्राइवर। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा, अभी सिर्फ पिक्चर से आपको एक विजुअल क्यू मिल रहा है, ठीक है। और फोर्थ जो फोटो है आपकी वो देखो, अवनी भूटानी, इंडियन ओरिजिन अवनी भूटानी, शी हैज बीन इलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो शी इज अवनी भूटानी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो मेघा राजगोपालन, देखो मेघा राजगोपालन, शी इज मेघा राजगोपालन, शी इज विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज, इतनी बात तो ठीक है। बट उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि इन फीचर राइटिंग, तो फीचर राइटिंग में तो नहीं मिला पुलित्जर प्राइज उनको, इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए मिला है पुलित्जर प्राइज, तो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। तो बाकी सारे भी देख लेते हैं। अवनी भूटानी, अभी देखा हमने अवनी भूटानी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इनको, तो दिस इज करेक्ट। देन इज डेलिशा डेविस, 24-year-old फीमेल हैवी व्हीकल ड्राइवर, ठीक है। देखो जो हमने पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की थी उसके अंदर हैवी व्हीकल है ये, और उनकी ड्राइवर की सीट से ये बाहर फोटो क्लिक हुई है, तो दैट मीन्स ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट है बेला एम त्रिवेदी टुक ओथ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि शी इज जस्टिस, तो जज है वो, तो जज है वो किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, और जिसके अंदर की रॉन्ग आंसर हुआ आपका ए, दैट मीन्स ए शुड बी द आंसर, ओके।
तो ये था आपका पार्ट 2। अगला पार्ट भी जल्दी आएगा जिसके अंदर हम यूपीएससी में पूछे हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस का डायसेक्शन करेंगे और उसके अंदर से निकालेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।